हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो हम लोग ज्योग्राफी का जो संसाधन है उसका हम लोग थर्ड टॉपिक देख रहे थे, जल संसाधन के बारे में। इसमें हमने जल संसाधन के बारे में पढ़ा था कुछ पहले पार्ट में। हम लोग इसमें पढ़ लिए थे जल संसाधन का क्या क्या स्वरूप है, माने किस किस सेक्टर कैसे कैसे पाया जाता है, किस कहाँ कितना जल होता है। और इसी में हम लोग पढ़ लिए थे बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, उसका कुछ लाभ और उसका कुछ हानि के बारे में देखे थे। हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना था कुछ, जब बहुउद्देशीय परियोजना, जब कह सकते नदी घाटी परियोजना हो रहा था तो वहां पर कुछ आंदोलन हो रहा था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे वहां से, फिर जल संकट के बारे में जानेंगे। जो नहीं देखे हैं वो जाकर फर्स्ट पार्ट को पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप शुरू करिए देखना। चलिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे बहुउद्देशीय परियोजना से हानि। नेक्स्ट हमारा था नर्मदा बचाओ आंदोलन और जल संकट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या था, ये जो नदी था उसमें बांध बनाया जाना था। ठीक है, जब वो बांध बनता तो कई लोगों को उससे हानियां हो रही थी। ठीक, कई लोगों की। तो जब हानि हो रहा था तो इसी के कारण वहां के जो लोग थे एक आंदोलन को छेड़े, उसी का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। लिखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वो किसके लिए चला, तो जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध नदी था उस पे बांध बनाना था। ठीक है, उसी के विरोध में कि बांध ना बने, उसी के विरोध में जो आंदोलन चला उसी को हम लोग बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, कहते नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में चलाया गया आंदोलन है। ठीक है, अभी आपको बताएं ये जो आंदोलन क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसी के विरोध में चलाया गया जो आंदोलन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल संकट। जल संकट यहां से इमेज से देख लीजिए कि बच्चा जो है हाथ पसारे हुए लेकिन नल से पानी गिर नहीं रहा है, बूंद का बूंद टपक रहा है। इसका मतलब ये जरूरत के हिसाब से जल न मिलना। ठीक है, जरूरत के हिसाब से जल न मिलना जल संकट कहलाता है। इस लड़का को जरूरत है हाथ धोने का, इसको पानी मिल ही नहीं रहा है। पीने का तो छोड़ दीजिए, इसको हाथ धोने के लिए नहीं मिल रहा है। ये क्या हो गया, जल संकट हो गया। ठीक है, देखते हैं डिफिनेशन को। पृथ्वी पर आवश्यकता से कम जल की उपलब्धता को जल संकट कहते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर जितना हमको आवश्यकता है जल का, उतना अगर जल नहीं मिल रहा है तो वही क्या कहलाएगा, जल संकट कहलाएगा। ठीक है, कह रहा है इसमें एक स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे जिनका नाम फॉल्कन मार्क था। कह रहा है इनके मत के फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर, कितना 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है और इससे कम जल उपलब्धता जल संकट कहलाएगा। कहता है जो स्वीडन के जो विशेषज्ञ थे फॉल्कन मार्क, उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 1000 घन मीटर पानी की आवश्यकता है और इससे अगर कम जल मिलता है तो जल संकट है। ठीक है, और जल संकट को दूर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, जल संकट के कारण, जल संकट के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, जल संकट के क्या क्या कारण है। जल का अधिक उपयोग, जल का अधिक उपयोग, अधिक उपयोग कहने का मतलब अगर हम लोग ब्रश कर रहे हैं सुबह सुबह तो नल को खुले छोड़ देते हैं, है ना, ये भी तो पानी का दुरुपयोग है। नहा रहे हैं तो पानी नल का बह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो
जल का उपयोग ही है ना, लेकिन हम लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जितना यूज हो उतना ही हमको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अगर ब्रश कर रहे हैं तो कुछ समय नल को बंद रखा जा सकता है, लेकिन नहीं, जब तक ब्रश करेंगे जब तक पानी गिरते रहेगा। करा जल का अधिक उपयोग। दूसरा है अनाज उगाने के लिए जल का अति शोषण। अगर किसी खेत को सिंचाई कर रहे हैं ना, तो जो हमारा जो बोरवेल होता है या फिर इंजन सेट होता है, पंप सेट, वहां से चालू कर देते हैं, पानी खेत में बह रहा है, कितना उसमें सिंचाई करना है वो हम लोग कभी कभी क्या ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण जल की कमी हो रही है। हमारा जो जनसंख्या वो तीव्र गति से बढ़ रहा है ना, तो तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी की मांग भी बढ़ेगा, है ना। जब पानी का मांग बढ़ेगा, पानी तो फिक्स है ना, शुद्ध वाटर कितना 2.4%। ठीक है, 2 कितना 4%। और बताइए इस जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी का मांग भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये भी एक समस्या है। फैक्ट्रियों द्वारा निकलने वाले रसायन के कारण जल जहरीला होते जा रहा है, जिसका उपयोग हम लोग प्रायः नहीं कर सकते। कह रहे देखिए, जैसे फैक्ट्री का जो पानी है रासायनिक है, रसायन वाला है, जहरीला है, उसका उपयोग हम लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा को भी पानी का उपयोग हम लोग कर सके, है ना। तो ये था जल संकट के महत्वपूर्ण 4 कारण, जिसमें सबसे बड़ा है तो वे जनसंख्या बढ़ रहा है जो। ठीक है, कराया आगे कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से संख्या, जिसको हम लोग आर्सेनिक बोलते हैं, एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र में इससे फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में जल के अति दोहन से किसका संकेंद्रण बढ़ा है। तो किसका संकेंद्रण बढ़ेगा, तो आर्सेनिक का। किसका, आर्सेनिक का। अगर पूछ दे राजस्थान एवं महाराष्ट्र में किसका बढ़ा है, तो फ्लोराइड का। ठीक है, यहां से ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें से 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक क्वेश्चन पूछता जरूर है आपसे। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अति दोहन से तो आर्सेनिक, और पूछे राजस्थान एवं महाराष्ट्र में तो फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत की कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। बस ये सब पॉइंट ऐसे ध्यान रखिएगा। कर पूरा विद्युत का जो 100% विद्युत का उत्पादन होता है, इसका 22% जो भाग है बिजली का, वो हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, तो जल विद्युत से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर जो पानी है गंदा, वो कहां विसर्जित करता है, तो गंगा में। ठीक है, कह रहे जो कानपुर का जो मान लीजिए गंगा नदी है, यहां पर एक फैक्ट्री है, कम से कम तो कितने लगभग 180 कारखाना है, जिसका पानी कहां विसर्जित होता है, तो गंगा में। ठीक है, वो भी रासायनिक मूल, मतलब बिल्कुल गंदा पानी, जिसका उपयोग हम लोग कर नहीं सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये भी एक समस्या है। कहते हैं गंगा के जल में बैक्टीरिया फेज नामक विषाणु होता है। ये जो बैक्टीरिया फेज जो नामक विषाणु होता है, वो जल को शुद्ध रखता है। अब सुने होंगे गंगा का जल होता है उसमें कीड़ा नहीं लगता, किसके कारण, तो बैक्टीरिया फेज नामक विषाणु के कारण। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया फेज विषाणु है, वो जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको वो क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। ठीक है, तो गंगा नदी में बैक्टीरिया फोज नामक विषाणु होता है, जिससे कि गंगा का पानी क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, तो कानपुर में लगभग कितने चमड़े कारखाने, तो 180, और 180 कारखाने का लगभग जो पानी है वो कहां गिरता है, तो गंगा में वो विसर्जित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल संरक्षण एवं प्रबंधन, कैसे उसको हम लोग सही ढंग से उपयोग करें और इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट जल का कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए लिखा है, जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना
एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए जल अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना। जल संरक्षण का अर्थ है कि जल के उपयोग को घटाना। दूसरा फॉर्म में ये, अगर हम मान लीजिए कुछ जल का उपयोग कर रहे हैं बर्तन ये सब धोने में, उसका पानी को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। हमने स्नान किया, उस पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं, उस पानी को खेत में सिंचाई के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बोरवेल करते हैं, हैंडपंप लगाते हैं या फिर जो भी करते हैं, उससे पानी को खेत में बहा देते हैं, है ना, सिंचाई हो गया। लेकिन हमको ये संरक्षण करना पड़ेगा, नहीं तो पानी का ऐसा कमी होगा कि हम लोग को पानी कुछ समय बाद खरीद खरीद कर पीना पड़ेगा। ठीक है, जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए जल अवशिष्ट का पुनः चक्रण करना, माने रिसाइकलिंग करना। ठीक है, जल संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में, कब, सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया था। सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया और कई समस्याओं को भरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मतलब कि सरकार ने तो नीति बनाया 1987 में, लेकिन इसमें कुछ खामियां था और उसी को सुधारते सुधारते समझे कितना समय लग गया, 2002 आ गया। 1987 से कितना, 2002 आ गया, तब जाकर कंप्लीट हुआ हमारा राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में उभर कर आया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखा है। पहला, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनः चक्रण करना। ये जो हमारा नीति था, इसी नीति में 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। क्या क्या, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, सेकंड जल को प्रदूषित होने से बचाना, और सी तीसरा नंबर, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसको पुनः चक्रण करना। देखिए, जल को प्रदूषित तो सबसे ज्यादा हम ही लोग करते हैं, है ना, पूजा पाठ करेंगे, उसका जो अवशेष होता है उसको जाकर नदी में बहा देना, है ना, मल त्याग कर देना, ये सब क्या, ये सब सबसे ज्यादा जो गंदगी फैलाते हैं ना, वो हम लोग ही फैलाते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग को रोकना होगा। चलिए नेक्स्ट है, जल संरक्षण की विधियां। जल संरक्षण की कुछ विधियां हैं जिसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, जल संभर प्रबंधन और तकनीकी विकास। जैसे में देखिए, बारिश हो रहा है, इस छत पे पानी जमा हो रहा है और इसको पंप के सहारे कहां भर रहे हैं हम लोग, टंकी में, है ना, टंकी में हो गए। पर इसी जल को कभी कभी क्या करते हैं, जो भूमिगत टैंक होता है उसमें पानी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। सिंचाई का सबसे बढ़िया देखिए, स्प्रिंकल से कर रहा है, पानी का छिड़काव हो रहा, पंप सेट लगा दिया है, यहां से वहां तक पानी को फुहारा वाला, है ना, स्प्रिंकल जिसको बोलते हैं, उससे भी हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। जितना आवश्यकता है उतना ही पानी का उपयोग यहां पर करेंगे। ठीक है, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। भूमि जल की पुनः पूर्ति हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन के संदर्भ देकर भूमिगत जल पुनः पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। जो राष्ट्रपति जो हमारे पहले थे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक जल मिशन के संदर्भ में एक बात कहा था कि हम लोग को ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। कुछ ना कुछ हमको ऐसा खोजना पड़ेगा, है ना, जिससे क्या हो, गांव, खेत, शहर, उद्योग को हमेशा जल मिलते रहे। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संचयन एवं मल जल शोधन पुनः चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग को भूमिगत जल पुनः पूर्ति के लिए हम लोग को सबसे पहले जो अंधाधुंध पेड़ कटाई कर रहे हैं उसको रोकना होगा और नए नए पेड़ को हमको लगाना होगा, है ना, वन का विकास करना होगा जिससे कि समय समय वर्षा होते रहे। कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना होगा, जिससे हम लोग खेत में, मान लीजिए एक खेत है हमारा,
इसमें हमने रासायनिक खाद का छिड़काव किया, यही पानी जाकर कहाँ गिरेगा, नदी में गिरेगा, ये तो फिर से जहरीला हो गया, इसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम लोग कंपोस्ट खाद यूज करेंगे और ये पानी खेत में जाता भी है तो इस पानी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल संभर प्रबंधन। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे वर्षा पड़ा और इसको कहीं गड्ढे नाले गड्ढा बनाकर कहीं तालाब बनाकर उस पानी को क्या करना, हमको स्टोर करना, उसी को कहते हैं जल संभर प्रबंधन। ठीक है, जो वर्षा हुआ, जैसे हम देखते हैं हमारे आज क्या होता है, आजकल वर्षा हुआ, कुछ वर्षा का पानी जो अवशोषित हो गया, कुछ नली नालों के सहारे नदी में गया और कुछ उससे भी होकर महासागर में मिल गया। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए, गांव में जो है वहां पर एक तालाब बनाना चाहिए, गड्ढा बनाना चाहिए और उसको वर्षा के पानी को क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। ठीक है, इससे पेयजल पूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटे इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। जैसे में हम लोग छोटे छोटे घरों से शुरू कर सकते हैं कि वर्षा का पानी उसको जमा करते हैं, उसको तो कम से कम बर्तन धोने में तो उपयोग कर सकते हैं, है ना। अगर हमारा बड़ा सा खेत है उसको तालाब बनाकर उसका पानी स्टोर कर सकते हैं और सुविधा के अनुसार हम लोग उसको सिंचाई व्यवस्था में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही हुआ हमारा जल संभर प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास कहने का हुआ वैसा तकनीक जिससे पानी का खपत बहुत कम हो। ठीक है, जितना यूज हो उतना ही पानी का उपयोग हम लोग कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। तकनीकी विकास से तात्पर्य है ऐसे उपक्रम जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लिया जा सके। जो तकनीकी विकास अभी बताया, जो तकनीकी विकास है वैसा विकास जिससे जल का तो दुरुपयोग ना हो और उससे अधिक से अधिक लाभ हम लोग ले सके। ठीक है, उसी को तकनीकी विकास कह सकते हैं। जैसे के लिए ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे, सीढ़ी नुमा खेती, ये सब लोग कर सकते हैं। जैसे में देखिए ना यहाँ पे ये हो रहा है सूक्ष्म फुहारा से, हम लोग फुहारा से कर रहे हैं इसका सिंचाई। फिर यहाँ पर देखिए स्प्रिंकल, ये भी है। एक होता है जो पेड़ पर बूंद बूंद पानी, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, कभी देखते हो बूंद बूंद पानी नीचे गिरना। ठीक है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो इससे भी हम लोग पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण, ज्यादा नहीं, हम लोग के पास थोड़ा सा और टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। वर्षा पानी का संग्रहण, इसमें भी छत पर पानी को स्टोर करेंगे, वर्षा पड़ा इसको पंप के सारे भूमिगत टैंक में जमा कर लेना। ठीक है, गोवा राजस्थान जाइएगा तो ऐसे ही पानी की स्टोर किया जाता है। ठीक है, टंकी में, जिसको हम लोग भौम जल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको टाका भी बोलते हैं हम लोग, टांका। लिखा वर्षा जल संग्रहण, वर्षा का अधिकांश जल जमीन में प्रवेश नहीं कर पाता है और बेकार में बह जाता है। जब वर्षा होता है तो अभी बताया तो उसका जो 20% जो पानी होता है वो कहाँ बह जा अवशोषित हो जाता है। वो बाकी का पानी है जो नदी तालाब में गया, बाकी का पानी नदी के सहारे वो कहाँ मिल जाएगा, वो समुद्र में मिल जाता है, तो वो पानी तो बर्बाद हो गया। इस बर्बादी को वर्षा जल संग्रहण के द्वारा रोका जा सकता है। जो वर्षा से पानी गिरा वो पानी तो पूरा रिस रिस कर नीचे तो जाता नहीं है, वो पानी बह जाता है, लेकिन इसको हम लोग रोक सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण से जमा हुए जल को भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी देखिए फोटो देखकर इस समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या ऊपर वर्षा पड़ेगा, पानी जमा होगा और पंप के सहारे इसको कहां जोड़ दिया, भूमिगत टैंक में, और इसको जब चाहे जब इसका उपयोग भविष्य में हम लोग कर सकते हैं, चाहे गाड़ी धोने में हो, नहाने में हो, खेती करने में हो, है ना, ये सब इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अगला है कुछ पॉइंट, इसको देखिएगा। छोटे पैमाने पर छत वर्षा जल संग्रहण भी कारगर साबित हो सकता है। ये छोटा छोटा टैंक में हम लोग जमा पानी को कर सकते हैं। ठीक है,
राजस्थान में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टांका कहा जाता है। क्या होता था पहले के घर में, एक आंगन जो होता था ना, उसमें एक टैंक होता था, जिसको हम लोग के गांव में, जिसको भाषा में नाद बोलते, उसमें जब वर्षा होता था तो उसको पंप के सहारे उसको जमा कर लेते थे, ठीक है, और उसको बाद में यूज करते थे। लेकिन राजस्थान में जब भूमिगत टैंक में पानी को स्टोर किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टांका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टांका कहते हैं। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अभी बताएं, जो राजस्थान में क्या बोलेंगे, इसको टांका बोलेंगे। टांका क्या चीज है, छत पर पानी जमा हुआ, उस छत पर के पानी को पंप के सहारे आंगन में जो हौज होता था उसमें हम लोग जमा करते हैं, ठीक है। और इस कार्य में राजस्थान की एक एनजीओ है तरुण भारत संघ, वो पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। जो वर्षा जल संग्रहण है, इसके लिए एक तरुण भारत संघ है, राजस्थान का एक एनजीओ है, वो इसके पीछे अभी भी कार्य कर रही है और कई वर्षों से करते आ रही है, ठीक है। मेघालय स्थित, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को, मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहां, तो चेरापूंजी और मासिन राम में, जहां पेयजल संकट का निवारण लगभग 25% जल छत जल संग्रहण से होता है। करा देखिए, जहां पेयजल का समस्या है वहां पर 25% जो प्रॉब्लम उसका सोल्व कहां से होगा, तो वर्षा जल से। उसको लोग वर्षा के पानी को स्टोर करके रखते हैं, उससे लगभग 25% समस्या है जो पानी का, वो सोल्व हो जाता है। पानी पंचायत योजना का गठन उड़ीसा में हुआ था। इसमें से क्वेश्चन पूछता है आपसे, पानी पंचायत योजना का जो गठन है वो कहां हुआ, तो उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, पानी पंचायत का। नेक्स्ट है, बिहार के रोहतास जिले का एक नगर जो डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है। पूछेगा डालमिया नगर सीमेंट उद्योग कहाँ है, तो बिहार में। बिहार के किस जिला में, रोहतास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डालमिया नगर सीमेंट उद्योग कहाँ, बिहार में। बिहार में कहाँ, तो रोहतास जिला में, ठीक है। चलिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद, ये आपका लास्ट टॉपिक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, जल विवाद होता क्या है, जैसे में देख लीजिए, यहां पर दो स्टेट बीच इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, एक तरफ इधर स्टेट, एक इधर एक स्टेट है, अब बीच में ये मान लीजिए नदी है। पहला स्टेट क्या किया कि यहाँ पर एक डैम बना दिया पानी रोकने के लिए, ये तो समस्या हो जाएगा। अगर यही पनिया इधर तो जाने देगा नहीं, तो दूसरा राज्य क्या कहेगा कि हमको ही पानी चाहिए, है ना। या तो फिर क्या करे कि इसमें जितने भी खनिज मिनरल्स हैं, मछली हैं, उस सबको पहले ही पकड़ लिया, यूज कर लिया, जो भी मिनरल्स है उसको वो यूज कर लिया, फिर पानी को खोल रहा है। ये भी क्या जल विवाद का कारण है। देखिए लिखा है, संपूर्ण भारत में लगभग 20 प्रमुख नदी बेसिन है और इनमें कई बेसिन एक से अधिक राज्यों में विस्तृत है। बेसिन मतलब आप लोग 9th क्लास में को पढ़े हैं। इसके कारण जल के उपयोग और वितरण के संबंध में जो विवाद होता है उसे जल विवाद कहते हैं। जो जल का जो वितरण में जो भी विवाद होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल विवाद कहते हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, जब 2 से अधिक राज्यों में जल के उपयोग और वितरण को लेकर जो मतभेद होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जल विवाद कहते हैं। नदी बेसिन मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र है। नदी बेसिन मतलब मान लीजिए, देखिए सिंपल से ये बेसिन है, यहां से पंप नहीं, जो घर का जो बेसिन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पानी गिरा नलका से, ये तो कहीं जाकर फैलेगा, ये फैलेगा ना, तो ये नदी बेसिन का निर्माण करता है। इसी तरीके से होता है। इसमें लिखा था स्पष्ट शब्दों में क्या कि मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र, कहीं ना कहीं जाकर उसका पानी गिरेगा, ठीक है, नदी का और उसकी जो सहायक नदियां उसका, और जो बड़ा सा एरिया कवर करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं नदी बेसिन कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, नदी बेसिन बोलते हैं। ये हमारा था जल संसाधन, 2 पार्ट में हम लोग देख लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए और हम लोग को सपोर्ट करिए, ठीक है। और सपोर्ट करने में आपको पैसा तो लगता नहीं है, बस इतना ही कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए नए दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जितने भी आपके सगे संबंधी भाई बहन है ना,
सभी जगह वीडियो को शेयर करिए, बताइए, और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो हम लोग टोटल जल संसाधन को पढ़ लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, इससे आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और बढ़िया सा पीडीएफ चाहिए तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जिस सभी चीज का लिंक आपको जो भी क्लास 10th के लिए जरूरत है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स बहुत ही कुछ प्रीमियम भी है तो बहुत सी मिनिमम चार्ज लगेगा उसका। ठीक है, ऐसे तो ऐप पे सारा कुछ फ्री है, वहां से आप जाइए, पढ़िए। ठीक है।